कुछ दिनों पहले पटना में एक मुद्दा बहुत ही गर्म था। मुद्दा था खुदाबख्श लाइब्रेरी का जो कर्जन रीडिंग रूम है उसको तोड़ने का। हुआ कुछ यूँ था कि बिहार सरकार एक फ्लाईओवर बनाना चाहती है अशोक राजपथ पर, जिसकी जद में बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर आ रही है। तो उसमें जो खुदाबख्श का जो रीडिंग रूम है जिसकी तामीर 1905 में हुई थी, जिसे कर्जन रीडिंग रूम और रीडिंग हॉल के नाम से जाना जाता है, वो भी उसमें जद में आ रहा है। तो जिसको लेकर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने हंगामा किया। तो फ़िलहाल वो मामला ठंडे बस्ते में है और लोग ये कह रहे हैं कि शायद उसे अब नहीं तोड़ा जाए। तो असल में यहाँ पे कर्जन रीडिंग रूम को लेकर लोगों का सेंटीमेंट क्यों है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बेसिकली कर्जन रीडिंग रूम पटना के ऐतिहासिक खुदाबख्श लाइब्रेरी का एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है जहाँ पे बच्चे आके पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी की तारीख़ भी बहुत यूनिक है, बहुत अनोखी है। खुदाबख्श लाइब्रेरी के संस्थापक हैं जस्टिस खुदाबख्श खान, और उनके कारनामे की वजह कर अंग्रेज़ी हुकूमत ने उन्हें खान बहादुर का भी लक़ब दिया था। 1842 में पैदा हुए थे बिहार के छपरा ज़िला में। उनके वालिद अदालती काम में रहते थे, वकील थे। और 1857 में जब गदर हुआ था, जिसमें बहुत दिल्ली का डाउनफॉल हुआ, लखनऊ का डाउनफॉल हुआ और इस तरह के बहुत सारी जो रियासत है, देसी रियासत है, उसका डाउनफॉल हुआ, तो उस वक्त लूट हुआ। तो रामपुर के जो नवाब हैं उन्होंने, जो सिपाही हैं, उनसे कहा था कि अगर वो मखतूतात, मैन्युस्क्रिप्ट, पंडुलिपियाँ अगर ला के उन्हें दें तो हर एक पंडुलिपि, हर एक मैन्युस्क्रिप्ट के लिए वो 1-1 रुपया देंगे। तो ये एक तरह का, जिसको कहते हैं कि उन लोगों में एक ये चल रहा था कंपटीशन। तो उसी में मोहम्मद बख्श साहब, जो खुद जस्टिस खुदाबख्श खान के वालिद थे, उन्होंने 1400 मैन्युस्क्रिप्ट जमा कर लिया। और 1874 में जब उनका इंतकाल हो रहा था तो उन्होंने अपने बेटे को वसीयत की और उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम एक पब्लिक लाइब्रेरी कायम करो। ये बात एक होनहार बेटे को, एक बाप की इज्जत करने वाले बेटे के दिल में जा लगी। उन्होंने कुछ साल बहुत मेहनत की और 80,000 की लागत से 1888 में एक इमारत बनाई पटना के सेंटर में, जिस जगह आज खुदाबख्श लाइब्रेरी है। और उन्होंने 29 अक्टूबर 1891 को एक पब्लिक लाइब्रेरी कायम की। उसे उस वक्त ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था, लेकिन खुदाबख्श के खां के चाहने वालों ने उस लाइब्रेरी को खुदाबख्श लाइब्रेरी के नाम से जाना। बहुत सारी कहानी है इसके बारे में, बहुत सारे हिस्टोरियन ने इसके बारे में लिखा है, और जिसमें यदुनाथ सरकार हो गए, ख़ुद जस्टिस खुदाबख्श खां के बेटे ने भी अपने वालिद के ऊपर 1912 में एक लंबा चौड़ा कॉलम लिखा था। यदुनाथ सरकार ने सितंबर 1908 में जब खुदाबख्श खां का इंतकाल हुआ था तो उसके बाद एक कॉलम कलकत्ता के एक जर्नल में लिखा था, तो वो भी पब्लिश हुआ था। तो उसमें काफ़ी चीज़ उनके काम के बारे में, उनके कारनामे के बारे में, जो प्राइमरी सोर्सेस थे, मतलब जैसे एक बेटा लिख रहे हैं अपने बाप के बारे में, जो देख रहे हैं कि उनके वालिद क्या करते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था। काफ़ी कुछ उसमें पता चलता है, काफ़ी कुछ उसमें जानकारी मिलती है। तो जनवरी 1903 में लॉर्ड कर्जन पटना आते हैं। वो लाइब्रेरी का दौरा करते हैं और लाइब्रेरी के पास जो मखतूतात और जो उसके पास सामान था उसको देख के वो भौचक्का रह जाते हैं। और उन्होंने कहा, वहाँ पे अपनी बात रखी थी, जिसको जस्टिस खुदाबख्श खां के जो साहिबजादे हैं सलाउद्दीन खुदाबख्श, उन्होंने 1912 में उसको कोट किया है कि जब वायसराय लॉर्ड कर्जन आते हैं तो उन्होंने कहा था कि ये लाइब्रेरी बहुत ही वसी है, लेकिन इसे बचाने की ज़रूरत है, यानी आग से और दूसरे जो ख़तरात हैं उससे बचाने की ज़रूरत है, और स्टूडेंट और जो पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए इसे आसानी से मुहैया कराया जाए। तो ये बात जो सलाउद्दीन साहब थे, उनके एक दोस्त थे जो कलकत्ता में जो मदरसा था, जिसे शायद आज की डेट में आलिया मदरसा के नाम से जाना जाता है, वहाँ के प्रोफेसर थे। ये बात उनके दिल में लगी और उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। उनकी देख रेख में इस काम को आगे ले जाया गया, जिसके बाद ज़मीन जो होती है, जैसे कोई भी इमारत बनती है उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त पटना के जो मजिस्ट्रेट थे वो थे J.G. कमिंग, उन्होंने ज़मीन मुहैया कराई। और ख़ुद वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, अक्सर लाइब्रेरी में उनका आना जाना होता था। वो चाहते थे कि लाइब्रेरी के साथ एक खूबसूरत गार्डन हो, एक रीडिंग हॉल हो, सारी चीज़ हो, तो उन्होंने उसके लिए ज़मीन मुहैया कराई। इसी बीच में उनका तबादला हो जाता है। और लेकिन जो सलाउद्दीन साहब के दोस्त थे, जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे,
कलकत्ता मदरसा में प्रोफेसर की हैसियत से थे, जिनका नाम था डेनिसन रॉस। उनकी देखरेख में कैटलॉगिंग होती है और सारी चीज़ वहाँ पे बनती है। लेकिन खुदा बख्श खान की ख्वाहिश थी कि वो जो रीडिंग रूम बन रहा है उसको उनके जो मित्र हैं पटना के जो मजिस्ट्रेट थे J.G. कमिंग, उनके नाम पर हो। लेकिन उनके नाम पर हुआ नहीं। सलाउद्दीन साहब ने भी अपनी किताब में लिखी है कि हमारे वालिद यही चाहते थे और जो कमेटी है वो भी हमारे वालिद की बात को नहीं काटेगी। लेकिन आज की डेट में वो जो लाइब्रेरी का वो जो रीडिंग हॉल है उसका नाम है कर्जन लाइब्रेरी। तो ये नहीं पता चलता है कि इसकी ये सच्चाई क्या है, लेकिन जब हम इतिहासकार से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह नौकरशाही निज़ाम है। जैसे वो ज़िला मजिस्ट्रेट थे तो उनके ऊपर जो अफसर होंगे उनको बुरा लग सकता था, इसलिए उस चीज़ का ख्याल रखते हुए सारे लोग एक लॉर्ड कर्जन के नाम पे तैयार हो सकते हैं कि ये सबसे बड़े लीडर हैं हमारे भारत के, उस ज़माने के वायसराय थे, तो उनके नाम पे इसे रख लिया गया। और चूँकि उन्हीं का एक आइडिया भी था ये कि लाइब्रेरी में एक कुछ उसको और वसी किया जाए। और जो 1888 में जो इमारत बनती है उसी में लाइब्रेरी 1891 में शुरू होती है, अक्टूबर 29 में, तो फाउंडिंग डे वही है। और उस इमारत के बारे में यदुनाथ सरकार ने सितंबर 1908 में लिखा है कि वो एक 2 तला इमारत थी, जिसके फर्स्ट फ्लोर पे एक बड़ा सा बरामदा था, कुछ कमरे थे और उसमें 2 जानिब से सीढ़ी थी। वो इमारत 1934 तक रही। जो खुदा बख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर रहे हैं 60 के दशक में डॉक्टर इकबाल हुसैन साहब, उन्होंने अपनी किताब दास्तान मेरी में लिखा है कि 1934 में जब वो एक स्टूडेंट थे, जब पटना में रहते थे, तो 1934 के जनवरी में जो ज़लज़ला आया था तो उसमें इमारत का ऊपरी हिस्सा ढह गया था। लेकिन चूंकि ऊपर में किताब रहती नहीं थी इसलिए किताब को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी दौरान बिहार सरकार ने ये हुक्म जारी किया कि इमारत को तोड़ दी जाए और नई इमारत बनाई जाए। तो जो बगल में यंग मेंस इंस्टीट्यूट है तो सारी किताब को अलमारी सहित वहाँ शिफ्ट किया गया। नई इमारत बनी 1934 में और कर्जन रीडिंग रूम बच गया था, वो ज़लज़ले में नहीं टूटा था। तो नई इमारत बनती है 1934 के बाद, कुछ साल में, मतलब 1-2 साल में तैयार हो जाती है और तब तक यंग मेंस इंस्टीट्यूट है उसी में लाइब्रेरी चलती है। लेकिन ये जो इमारत है वो जब बन के तैयार हुई थी, इसी बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और पटना एक तरह से सेंटर था। और चूँकि ये जो इमारत है उसे लाल ईंटे से बनाया गया था तो हवाई हमला होने का इस पर बहुत ज़्यादा खदशा था। तो यहाँ की जितनी जो किताबें थीं उसको आसपास के दूर दराज के इलाके में शिफ्ट करवाया गया, देहात में, जहाँ पे हमले का इम्कान कम हो, किताब को बचाने के लिए। उस ज़माने के जो सेक्रेटरी थे, जो खुदा बख्श खान साहब के साहबजादे थे, उन्होंने इसे बचाने के लिए ये काम किया। और जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो उसके बाद वापस किताब को लाके शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि खुदा बख्श खान साहब के सामने जो इमारत बनी थी वो थी उनकी 1888 में बनाई हुई पुरानी इमारत, जो 1934 के ज़लज़ले में टूट गई, शहीद हो गई, ख़त्म हो गए। उसके बाद जो दूसरी इमारत बनी 1905 में बन के जो तैयार हुई, कर्जन रीडिंग रूम, जिसे वो अपने दोस्त J.J. कमिंग के नाम पे रखवाना चाहते थे, वो जिसे आज बिहार सरकार तोड़ना चाहती है रोड के नाम पर। और उसके बाद जो आज जो मेन इससे बिल्डिंग है वो 1934 के बाद बनी है। तो इसमें नोटिस करने की चीज़ है कि खुदा बख्श खान की जो मीरास है, जो विरासत है, वो उन किताब के अलावा ये धरोहर भी है जो उनके सामने बनी थी। जो 1934 वाला तो ज़लज़ला में ख़त्म हो गया, लेकिन 1905 में उनके सामने, उनके हयात में बना था। तो वो आज कहाँ पर है? जहाँ पे जस्टिस खुदा बख्श खान साहब दफन हैं, उसी के ठीक सटे में है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग खुदा बख्श खान साहब से मोहब्बत करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके कारनामों की तारीफ़ करते हैं, तो उनकी धरोहर को हम बचाएँ। ना सिर्फ हम खुदा बख्श लाइब्रेरी को बचाएं, ना सिर्फ हम उसके किताबों को बचाएं, ना हम सिर्फ उसके मैन्युस्क्रिप्ट को बचाएं, बल्कि साथ साथ उन तमाम यादों को बचाएं जो जस्टिस खुदा बख्श खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। यानी हम कर्जन रीडिंग रूम को भी बचाएं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी काम है कि हम अपने इतिहास को, अपने धरोहर को बचा के रखें। और एक चीज़ और है, इसमें एक और नायाब कहानी है कि खुदा बख्श खान साहब ने एक रूल बनाया था कि कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट पटना से बाहर नहीं जाएगा, जिसके बारे में इकबाल हुसैन साहब ने ही लिखा है कि 60s के दौर में भारत सरकार एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी अकबर के ऊपर, मुग़ल बादशाह अकबर के ऊपर। तो उन लोगों से रिलेटेड एक मैन्युस्क्रिप्ट पटना में मौजूद था, ख़ानदान तैमूरिया करके, उसको वो वहाँ पे दिल्ली मंगाना चाहती थी। तो वो एज ए डायरेक्टर वो इसके ख़िलाफ़ थे, वो नहीं देना चाहते थे। और शुरू में जो बिहार के गवर्नर हैं, जो इसकी गवर्निंग बॉडी के हेड होते हैं, वो भी इसके ख़िलाफ़ थे कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन सरकारी दबाव होता है तो उसमें मजबूरन उनको भेजने पे मजबूर किया गया।
तो उसमें एक शर्त रखी गई कि यहाँ के 2 स्टाफ, एक शेर साहब थे और दूसरे शफ़ी साहब थे, वो लेकर जाएंगे, 10 दिन वहाँ रहेंगे और साथ में लेकर आएंगे ताकि सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें। लेकिन इकबाल हुसैन साहब कहते हैं कि वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये जो बानी थे उनके उसूल के ख़िलाफ़ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसे बाहर नहीं ले जाया जाएगा। लेकिन बहरहाल तो ये एक लिगेसी है, एक ज़रूरत है कि हम अपने धरोहर को, अपनी चीज़ों को बचाएं। अगर हम नहीं बचाएंगे तो कैसे होगा? क्योंकि ये जो पूरी लाइब्रेरी है, चाहे रज़ा लाइब्रेरी आपकी रामपुर की हो या खुदा बख्श लाइब्रेरी हो, ये 1857 की जो निशानी है कि किस तरह से हिंदुस्तान के सरमाया को अंग्रेज़ों ने नुकसान पहुँचाया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने उसे बचाया है, कुछ को अपने निजी पैसे से ख़रीद के उसे संजो के रखा है। अगर वो लोग भी नहीं ख़रीदते तो इसे भी अंग्रेज़ उठा के अपने साथ लेकर चले जाते इंग्लैंड, तो आज की डेट में फिर हमारे पास कुछ नहीं रहता। तो हमें अपनी चीज़ों की बचाने की ज़रूरत है, उसकी एहतराम करने की ज़रूरत है। बाकी शुक्रिया आप लोगों का।